हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में आज आपका 11th लेक्चर है, 11वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपका क्या क्या कंटेंट रहेगा वो देख लें एक बार। आज के जो लेक्चर में रहेगा वो मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण वंश। मौर्य काल का मतलब क्या है कि हमने मौर्य काल पढ़ा था। एक बड़ा काल था, एक बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। और एक उस समय पे बड़ा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच में छोटे छोटे वंश हुए हैं, जिन्होंने छोटे छोटे का मतलब ये है कि ज्यादा बड़े क्षेत्र पे शासन नहीं किया। मगध भी काफी अच्छा उत्कृष्ट क्षेत्र हुआ है, लेकिन बड़े क्षेत्र पे शासन करने वाले या लंबे समय तक, लंबी समय अवधि तक शासन करने वाले मौर्य काल या गुप्त रहे हैं। उनके दौरान उनके बीच में एक वंश आ जाते हैं। ये कुछ वंश हैं, जैसे कि मौर्येतर का मतलब है मौर्य काल के बाद। इसका मतलब क्या होता है? मौर्य काल के बाद। मौर्य काल के बाद के जो वंश हैं, ये वंश आते हैं आपके शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर आता आपका सातवाहन वंश, फिर आता आपके चेदी वंश। और इस प्रकार से ये तो है देसी। और फिर आ जाता आपके गुप्त काल। एक बात और भी समझेंगे, ये जो है ना, ये वाले ये देसी हैं। देसी मतलब अपने देश के वंश हैं। और ये विदेशी हैं। लिख देता हूं मैं, आगे चल के शायद लिखा भी होगा। तो ये वाले हैं, ये तो देसी हैं, और ये वाले विदेशी हैं। ये कौन से वंश हैं? देसी वंश हैं सारे के सारे। और ये कौन से हैं? विदेशी वंश हैं। विदेशी वंश है ना, जो देसी हैं, इनको ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है। तो इस दौरान एक मौर्य काल काफी बड़ा साम्राज्य है। उसके बाद का जो काल प्रारंभ होता है, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश आते हैं। उधर फिर विदेशी भी कुछ आक्रमण होते हैं। विदेशी भी यहाँ शासन करते हैं। इंडोग्रिक हैं, शक हैं, पल्लव हैं, कुषाण हैं। ये इस दौरान ये वंश भी होते हैं। और ये जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप डाउनलोड आप जरूर ये क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से, ताकि यहाँ जो आप पढ़ रहे हो और वही का वही पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाए। आप प्रिंट निकलवा सकते हो आपकी मर्जी से, तो आपको काफी फायदा होगा। ये अपना मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद एवं गुप्त काल से पहले के कुछ महत्वपूर्ण जो राजवंश होते हैं, इनको पढ़ना जरूरी होता है। पहले तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। आजकल बच्चों ने जो बड़े बड़े वंश थे, जैसे कि इतिहास की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको इतना पढ़ा हुआ है कि एग्जामिनर को पता है यहाँ से कितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन आप पूछो, बच्चे बता ही देंगे। तो आजकल है ना, कोई दक्षिण भारत के वंश पूछ लेता है, या फिर छोटे जो साम्राज्य हुए, छोटे वंश हुए हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गुप्त काल से पहले और मौर्य काल से के बाद के ये जो वंश हैं, ये है, एक तो है दो श्रेणियों में इन्हें बांटते हैं। एक देसी वंश है, देसी शासक हैं। एक विदेशी हैं। देसी, जिनमें ब्राह्मण साम्राज्य भी बोलते हैं इनको। इसमें शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन है। इसको आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन। चेदी या महामेघवान वंश है। इधर से इंडोग्रिक है, शक है, पल्लव है, और कुषाण वंश है। ये वंश हो जाते हैं इधर से। चार ये हैं। इसके बाद का जो आएगा वो फिर आपका गुप्त काल आ जाएगा। इनके बाद, इन सभी के बाद आ जाएगा आपका गुप्त काल। कौन सा आ जाएगा? गुप्त काल प्रारंभ होगा आगे चल के। तो गुप्त काल होगा, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व से हुई थी और 73 ईस्वी पूर्व तक ये साम्राज्य रहा है। तो इसका जो समय है 187 ईस्वी पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक का इसका साम्राज्य है। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र सिंह शुंग थे। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक होते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण जाति का था, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की सेनापति था। मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था कि अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ के एक सेना निरीक्षण के दौरान ये क्या है, पुष्यमित्र शुंग उनकी हत्या कर देता है और नए वंश की स्थापना करता है। किसकी? शुंग वंश की। तो ब्राह्मण जाति से था और मौर्य वंश के बृहद्रथ जो अंतिम और 10वां शासक था, उनकी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। उससे पहले उनका सेनापति था। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 73 ईसा पूर्व
ये हो गया आपका पॉइंट। सुंग शासकों ने विदिशा में अपनी राजधानी बनाया, जो कि एमपी में पड़ता है। विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की तथा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध था। विदर्भ के साथ युद्ध सबसे बड़ी घटना थी पुष्यमित्र शुंग की। और पुष्यमित्र शुंग के दौरान ही आपकी महाभारत, रामायण का मनुस्मृति लिखे गए हैं। जो आपकी रामायण, महाभारत और मनुस्मृति लिखे गए हैं वो इस दौरान लिखे गए हैं। इनके दौरान की एक घटना और भी है। इंडो यूनानी शासक जिनका नाम है मिनांडर, क्या नाम है? मिनांडर। मिनांडर मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने खुद युद्ध में पराजित कर दिया था, हरा दिया था। किसको? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को। पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के माध्यम से दो राज्य में 2 बार यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ये वाला यज्ञ क्या होता है? ये अश्वमेध, अश्वमेध के बारे में समझते हैं हम। अश्वमेध क्या होता है? एक बड़ा सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट, मतलब एक महान राजा जिसको अपनी काबिलियत पे काफी भरोसा हो, अच्छा बाहुबली, उसकी सेना अच्छी मजबूत हो, अच्छी खासी मजबूत हो, उसके पास अच्छा धन हो, मतलब एक हर तरह से सेना के मामले में या और क्षेत्र के मामले में हर तरह से मजबूत हो। वो क्या करता था? एक यज्ञ करवाता था। और उस यज्ञ के बाद एक घोड़ा है, उसको तिलक करके या उसके ऊपर कुछ लिख के या उसके माथे पे कुछ लगा के छोड़ देते थे। और उस घोड़े को छोड़ देते थे, और जहां जहां घोड़ा घूमेगा वही क्षेत्र उस राजा का होगा। लेकिन उसके पीछे उसकी सेना भी होती थी, गुप्त रूप से उसके पीछे काम करती रहती थी सेना, कि घोड़ा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं है, उसके निरीक्षण करती रहती थी पीछे से गुप्त रूप से। अब जिस भी राजा के क्षेत्र में वह पहुंचा है, वो देखेगा कि ये उस राजा का घोड़ा है, तो वो अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकता था कि उस राजा के साथ हम युद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर उसे लगता है कि भाई वो राजा है जिसने घोड़ा छोड़ा हुआ है, तो हम उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, तो वो उस घोड़े को जाने देते थे। इसका मतलब ये होता था कि उसने घोड़े छोड़ने वाले राजा की मतलब शरण स्वीकार कर ली है, वो उसके नीचे काम करेगा। और किसी राजा को ऐसा लगता कि मैं उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं जिसने घोड़ा छोड़ा है, तो उस घोड़े को बंदी बना लेता था। अब उस घोड़े को अगर वो बंदी बना लेता, उस दौरान गुप्त सेना के माध्यम से पता चल जाता कि उस राजा ने, किसी दूसरे राजा ने अपने घोड़े को बंदी बना लिया, तो अब दोनों सेनाओं के बीच फिर युद्ध होता था। हार जीत होने वाली बात अलग थी। तो ये होता था अश्वमेध। अश्वमेध के बारे में आप समझ गए होंगे। अश्वमेध क्या था? कि घोड़ा छोड़ना था। एक यज्ञ के बाद क्या था? एक यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद यहाँ कौन सा, इस पॉइंट से लिख देता हूं। यज्ञ के बाद एक घोड़ा खुला छोड़ा जाता था, और जो इस घोड़े को पकड़ लेता, उसके साथ, उस चक्रवर्ती सम्राट के साथ सेना और उसकी सेना का युद्ध होता था। फिर ये था अश्वमेध। पुष्यमित्र शुंग ने भरत स्तूप का भी निर्माण करवाया था। भरत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था भरत स्तूप का निर्माण। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। इन्होंने 36 साल शासन किया है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र के शासनकाल में ही रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई है। तो आप रामायण, महाभारत और मनुस्मृति पढ़ते तो आप कुछ ही नहीं हो, किताबें भी बहुत कम पढ़ते हो, है ना? तो जो आपने नाम सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये सारी की सारी पुष्यमित्र के शासनकाल में लिखी गई हैं। इनकी रचना पुष्यमित्र के शासनकाल में हुई है। ये जो रामायण है आप पढ़ो या ना पढ़ो जो भी है, पर महाभारत की जो भगवत गीता है वो जरूर पढ़ो आप। इससे कष्ट कम नहीं होंगे आपके। कभी आप सोच जाओ कि इससे कष्ट कम हो जाएंगे, कष्ट कम नहीं होंगे, लेकिन आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जिंदगी का रहस्य सीखने को मिलेगा इससे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मेरे पास तो है, नहीं तो पढ़ी है, मेरे पास तो यहाँ रखी है। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र है। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र है, जो विदिशा का शासक था, जो विदिशा का शासक था, या इसको बोलते थे, कोप भी बोलते थे, या वहां का शासक था। अब जो ये अग्निमित्र है, और
इसकी आगे चल के एक प्रेम कहानी भी आएगी, बताएंगे आपको। अब क्या है, यज्ञसेन है विदर्भ का शासक है। विदिशा का शासक कौन है? अग्निमित्र है। अग्निमित्र है विदिशा का शासक। यज्ञसेन है विदर्भ का शासक। अब क्या हुआ था, जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था, उसका पतन हो गया था, कमजोर हो गया था, उस समय मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद यज्ञसेन ने क्या किया था, अपने आप को, विदर्भ को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हम मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। मौर्य साम्राज्य की अधीनता को इन्होंने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, पुष्यमित्र अग्निमित्र को भेजते हैं यज्ञसेन के साथ युद्ध करने के लिए, क्षेत्र जीतने के लिए। पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को यज्ञसेन पर आक्रमण करने विदर्भ में क्या करता है अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई हैं जिनका नाम है माधव सेन, क्या नाम है, माधव सेन को अपनी तरफ मिला लेता है ये, और विदर्भ पर आक्रमण कर यज्ञसेन को पराजित कर देता है। विदर्भ राज्य को यज्ञसेन और माधव सेन ने आपस में बांट लिया। तब क्या है, पुष्यमित्र अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजता है विदर्भ में आक्रमण करने के लिए। तो ये क्या है, वहां का जो शासक है कौन है, यज्ञसेन, तो कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन है, जो पहले मौर्य साम्राज्य के अधीन था। मौर्य साम्राज्य की कमजोरी को देखते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य को अलग से बना लिया था, यानी कि अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया था। और अब पुष्यमित्र अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजते हैं विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए। ये क्या करता, वहां उनके चचेरे भाई है माधव सेन को अपनी तरफ मिला लेते हैं और वहां यज्ञसेन को हरा देते हैं, और फिर इस विदर्भ को दो भागों में अपने आप बांट लेते हैं, और यज्ञ से ये किसकी, पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और दोनों ने पुष्यमित्र की अधीनता फिर स्वीकार कर ली है। कालिदास के एक प्रसिद्ध नाटक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में क्या है, यज्ञसेन की चचेरी बहन है, चचेरी चाचा की लड़की, चचेरी बहन है मालविका, और अग्निमित्र है जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, कि दोनों की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम में इन दोनों की कहानी है। कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है मालविका अग्निमित्रम नाटक किसने लिखा था, तो ये किसने लिखा था, कालिदास ने। किसके बारे में है, आप बोलोगे सुंग वंश के, लेकिन सुंग वंश के मूल रूप से सुंग वंश के बारे में ये भी है, इनकी दोनों की प्रेम कहानी भी, साथ साथ विदर्भ का विजय वृतांत भी इसमें, विदर्भ पर जो विजय प्राप्त की है, जो जीत हासिल की है, उसकी भी व्याख्या इसके अंदर की गई है। पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में यवनों का डटकर मुकाबला किया। जो यवन थे, यवन, उनका डटकर मुकाबला किया, यानी कि उनके साथ युद्ध किया। उसने उनको मध्य प्रदेश से खदेड़ कर, यानी कि यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश बीच से हटाकर सिंधु के किनारे तक खदेड़ दिया। अगर मैं बात करूं तो ये भारत आपका कुल मिला के ऐसा अच्छा नहीं बना भाई भारत। एक मिनट रुकना भाई, भारत को बनाते हैं हम, भारत ही तो अपना देश है, उसी को हम अच्छा नहीं बना पा रहे, बताओ कैसे काम चलेगा अपना। हो गया क्या भाई, करीब करीब ऐसा भारत, ठीक है। तो यहाँ जो एमपी था ना, यहाँ एमपी से ये हटा के, यहाँ जो एमपी है, यहाँ से ये हटा के इनको बाहर खदेड़ देते हैं। कहाँ तक, सिंधु नदी तक, यहाँ तक खदेड़ देते हैं। कहाँ तक, सिंधु नदी तक ये खदेड़ देते हैं। मध्य प्रदेश से खदेड़ कर सिंधु के किनारे तक यहाँ खदेड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ से हटा के यहाँ तक इन्होंने खदेड़ दिया। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा था जिसका नाम था देवभूति। अब देवभूति की हत्या 33वीं पूर्व में हो जाती है, और यहाँ से ही आप मान के चलो इनके शुंग वंश का शासनकाल समाप्त हो जाता है। 33वीं में इनकी हत्या हो गई, और हत्या करने वाले का नाम है वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व इनकी हत्या करने वाले हैं। वासुदेव कण्व ने इनकी हत्या कर दी, और इसी के साथ कण्व वंश की स्थापना की, और शुंग वंश का अंत हो गया। और कण्व वंश है करीब 40-45 साल शासन चला है, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते,
और कुछ ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की इन्होंने। इनके बाद का फिर आता है आंध्र सातवाहन वंश। तो कण्व वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वासुदेव कण्व ने 73 ईस्वी पूर्व में मगध पर कण्व वंश की स्थापना की थी। और किसकी हत्या करके? यहाँ पे जो इनके नाम था देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके स्थापना की थी। कण्व वंश का शासन मगध पर 45 वर्षों तक रहा। कण्व वंश के 4 राजाओं ने मगध पर शासन किया। वासुदेव कण्व ने 9 साल, फिर है भूमिपुत्र ने 14 साल, नारायण कण्व ने 12 साल और सुशर्मा कण्व ने 10 साल शासन किया। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था उसके सेनापति सिमुक। ठीक है, सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में उनकी हत्या कर मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सिमुक ने, तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी है यहाँ के सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं, सबसे बड़े शासक माने जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। अब सुशर्मा का कण्व वंश का अंतिम था। अब यहां से एक बात कॉमन सी आती है लगभग में, कितने टाइम से हम देख रहे हैं। जब हमने मगध की शुरुआत की थी, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र कर देते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र करते हैं उदयन। यानी कि ये तो ऐसे चल रहा है, पुत्र पिता को मार के राजा बनता है। उसके बाद के जितने वंश आ रहे हैं उनमें क्या चल रहा है? सेनापति है वो राजा को मार के शासन करता है। ऐसी परंपराएं चल रही हैं। राजपाट के लिए युद्ध करने पड़ते हैं और ये जरूरी भी हो जाते हैं। यही तो बात है कि जिसकी जिंदगी में युद्ध नहीं वो लोग बड़े अभागे हैं। या तो वो रण क्षेत्र छोड़ भागे हैं या फिर उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ सभी सेनापतियों ने राजा को मार के हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की है। कुछ इसी प्रकार का है यहाँ भी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की। ये काफी बड़ा वंश है। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान, प्रतिष्ठान या फिर इसको पैठान भी बोलते हैं, में स्थापित की। पैठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। हम पढ़ने लगे थे वहां से, पाटलिपुत्र से हम आ गए चलते चलते महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र नृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में आंध्र जातीय किसे कहा गया है? सातवाहनों को कहा गया है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं। सिमुक को शिष्टक एवं सिंधुक भी कहा जाता है। शिष्टक और सिंधुक किसको कहा जाता है? सिमुक को। सिमुक को और किस नाम से जाना जाता है? शिष्टक और सिंधुक, शिष्टक और सिंधुक के नाम से जाना जाता है। सिमुक के प्रबल प्रतिद्वंदी यानी विरोधी शक होते हैं। आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम शक हुण ये भी पढ़ेंगे। शक हुण कुषाण जो भी हैं सारे के सारे हम पढ़ेंगे। सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे विशाल सम्राट राजा माना जाता है, चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है इसको, उस समय का माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी पश्चिम का स्वामी के नाम से भी प्रसिद्ध था। पश्चिम का स्वामी के नाम से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, कई बार पूछे जाते हैं। पश्चिम के स्वामी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? प्राचीन काल के समय में कौन सा शासक पश्चिम के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध था? तो पश्चिम के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी कौन थी? इनकी माता का नाम था गौतमी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। और अश्वमेध और राजसूय ये यही होते हैं कि यज्ञ के बाद एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और जो भी उस घोड़े को बंधक बना लेगा उसकी सेना के साथ घोड़ा छोड़ने वाली सेना का युद्ध होता था। और जो उस घोड़े को पकड़ता नहीं था, जाने देता था अपने क्षेत्र से, इसका मतलब होता था उस शासक ने घोड़े वाले शासक की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हम, सातवाहन काल की भाषा। ऐसे क्वेश्चन कई बार होते हैं, सातवाहन काल की भाषा कौन सी थी? भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज होता था सातवाहन काल में। सातकर्णी सातवाहनों का समाज था वो मातृसत्तात्मक था, न कि पितृसत्तात्मक। यहाँ मातृसत्तात्मक, माता ही प्रधान थी। इसीलिए गौतमी के पुत्र होने के नाते इनको गौतमी पुत्र सातकर्णी बोला जाता था। इनकी माता का नाम था गौतमी।
गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के एक नासिक अभिलेख के अनुसार उनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। उनकी माता है गौतमी बलश्री। इन्होंने एक अभिलेख लिखा जो कि कहाँ पे है, नासिक में। और नासिक अभिलेख है गौतमी का। इसमें लिखा है कि मेरे पुत्र इतने महान योद्धा हैं, ये 3 समुद्र का इनके घोड़ों ने पानी पिया, मतलब यहाँ यहाँ क्षेत्र इन्होंने विजित किए हैं, विजय पाए हैं, इतने क्षेत्र को इन्होंने जीता है। इनकी माता के अभिलेख में ऐसा लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन काल में चांदी के, तांबे के, शीशे के। ये पॉइंट, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे सातवाहन काल में? शीशे के सिक्के सातवाहन काल में चलाए गए थे। प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन था। सातवाहनों के शासकों ने 460 वर्षों तक शासन किया, करीब 450 से भी ज्यादा शासन किया इन्होंने, सातवाहनों ने। ईसा पूर्व से लगे थे, ईस्वी तक आ जाएंगे ये। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा, सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने की थी? आंध्र सातवाहन वंश ने, सातवाहन वंश ने ये शुरुआत की थी, ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा। सातवाहन काल में सुपारा या सोपारा, ये बंदरगाह है भाई, सोपारा या कालियन जिसका नाम है कल्याण, सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह थे। तो सातवाहन काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे सोपारा और कल्याण, सोपारा और कल्याण उस समय के 2 प्रमुख बंदरगाह थे। साम्राज्य जनपद, आहार और गांव में बटा हुआ था। जो साम्राज्य था वो जनपद और आहार में बटा हुआ, आहार तथा गांव 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जनपद में, आहार में और गांव में बटा हुआ था। आहार के प्रमुख अधिकारी को अमाच या गवर्नर बोलते थे। गांव, जिला और राज्य, राज्य का प्रमुख गवर्नर। ठीक है, गांव, जिला, राज्य। जनपद क्या था? राज्य था। आहार आपका, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो, जिला था। और गांव आपका गांव था। इस प्रकार से ये बटे हुए थे। इसके बाद आता है, उसका नाम आता है चेदी वंश। किसका नाम आता है? चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अब तक किस किस के बारे में देखा है? देखो भाई, हमने क्या देख लिया? शुंग वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने क्या देखे हैं? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, और अब देखेंगे हम चेदी वंश। कल का जो अपना लेक्चर होगा ना, आज हम ये 4 वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ये इनके पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल पूरा एक लेक्चर, एक टॉपिक, मतलब एक साम्राज्य पर एक टॉपिक होगा, एक लेक्चर हो जाएगा। यहाँ देखो, एक लेक्चर में 4 हमने यहाँ पढ़ लिए, अगले में 4 यहाँ पढ़ लेंगे, वो सिर्फ एक होगा। तो आज हम कहाँ चले हुए थे? यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आता चेदी वंश। चेदी वंश, चेदी वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। कलिंग राज्य का भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। कलिंग, ये यहाँ के शासक होते हैं, चेदी वंश के शासक। अब कलिंग का युद्ध ही ऐसा है जो अशोक महान को मतलब विचलित कर देता है। यहाँ करीब 1 लाख लोगों की हत्याएं हो जाती है और यहीं से वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ये वही कलिंग है। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा था? खारवेल शासक, खारवेल ने, चेदी वंश के शासक खारवेल ने। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा था? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा था? खारवेल ने लिखा था। सम्राट अशोक के बाद उसके अयोग्य अधिकारियों, उत्तराधिकारियों के शासन काल के दौरान कलिंग पर चेदी वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया। क्योंकि जब अशोक के बाद जो वंश होते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते, सारे के सारे ऐसे ही चलते हैं। और बृहद्रथ लास्ट होता, 10वां होता है, और उसकी मृत्यु के बाद तो खत्म ही हो जाता है। चेदी वंश का संस्थापक है महामेघवान। महामेघवान संस्थापक कौन है? महामेघवान है। महामेघवान है चेदी वंश का संस्थापक। चेदी वंश में मात्र 3 शासक हुए हैं, महामेघवान, खारवेल और कुदेब। इनमें खारवेल सबसे महान है। इनमें महामेघवाहन, खारवेल और कुदेब। यहाँ पे कौन महान है? खारवेल। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। खारवेल शुंगों का समकालीन था। शुंगों का समकालीन था। समकालीन वाली बात कई बार आती है भाई।
अब वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या नाम उसका, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो किसके समकालीन थे? बताओ भाई किसके समकालीन थे, कमेंट करके बताना। तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। वह है जैन तीर्थकार ऋषभ देव की मूर्ति। कौन? खारवेल। खारवेल कौन था? खारवेल ने क्या किया था? जैन तीर्थकार ऋषभ देव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुए। मगध से ये वापस ले आए थे, जिसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शासक महापद्म नंद कलिंग से ले गए थे। कलिंग से ये इस मूर्ति को ले गए थे। कहाँ पे? मगध में ले गए थे। ये मगध से वापस ले आए थे। कौन? खारवेल। खारवेल इस मूर्ति को वापस ले आए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य जो चोल, चेर और पांड्य, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, चोल, चेर, पांड्य भी हम पढ़ेंगे दक्षिण के, इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार, गुफाओं में गुहा मतलब रहने के जो स्थान होते हैं वो बनवाए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का इन्होंने निर्माण करवाया है। महाविजय प्रसाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। महाविजय प्रसाद क्या था? एग्जाम में पूछ सकता है महाविजय प्रसाद क्या था? विजय के द्वारा बांटे जाने वाला प्रसाद, लोगों को खुश करने के लिए, या विजय के उपलक्ष्य में बनाया जाने वाला भव्य भवन क्या था? ये महाविजय था, भव्य भवन। खारवेल ने मगध के राजा को पराजित किया। मगध के राजा को पराजित किया था। साथ ही कलिंग वापिस लौटा तो मगध से अपार धन लेकर लौटे थे। ये मगध से अपार धन लेकर लेने की लूट ले आए यहाँ से। खारवेल के शासन का विस्तार पुरी, कटक, गंजाम और विशाखापट्टनम तक था। खारवेल की सैन्य शक्ति व पराक्रम के समक्ष यवन सेनापति भी टिक न सके। ये काफी पराक्रमी योद्धा माना जाता है और इनसे भागकर यवन सेनापति भी मथुरा भाग के उन्होंने शरण लेनी पड़ी। खारवेल इतने महान शक्तिशाली शासक हुए हैं। खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए कई गुफाओं का निर्माण करवाया। मगध और अंग राज्यों को जीतने के बाद खारवेल वहां से प्रथम जैन तीर्थकार की मूर्ति ऋषभ देव, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कलिंग ले आया, जिसे पूर्व नंद राजा कलिंग बलपूर्वक ले गए थे। खारवेल का इतिहास में विजेता शासक के रूप में सम्मानीय स्थान है। खारवेल यहाँ के सबसे बड़े शासक होते हैं। और जो लास्ट के आपके आते हैं, जिनका नाम क्या है खारवेल के बाद? उदेप। इनकी कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ तक अपना ये आज का लेक्चर था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट में अपना क्या जाएगा? इंडो ग्रीक। ठीक है, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा इंडो ग्रीक पर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी हमने पढ़ा है इसका पीडीएफ आप ऐप शिक्षा 2.0 से डाउनलोड कर सकते हो और अपना पूरा कोर्स करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी हम प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके यूपीएससी, पीसीएस, एमपीपीएस, आरएस, एचसीएस के लेवल के होंगे। तो सारे के सारे हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।